हेलो स्टूडेंट्स, myexams.ai चैनल पर आपका स्वागत है। नीट रिवीजन सीरीज़ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अगला चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का वो टॉपिक जो कि नीट में काफ़ी क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते हैं और बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर नॉर्मल ट्रेंड की बात करें बच्चों, तो एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, साइज़ डिक्रीज़ करता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो जाता है। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ करेगा। तो जनरल ट्रेंड ये होते हैं और ये डी ब्लॉक में भी फॉलो होते हैं। जनरली लेफ़्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं एक पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होती है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसको अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर यहाँ काम कर रहे होते हैं। पहला फैक्टर होता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन आपके अलग अलग एटम में अलग अलग रहेगा। दूसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। डी ब्लॉक में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होना स्टार्ट होंगे, यानी उनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो हैं वो भी एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होंगे। तीसरा फैक्टर होता है एक्सचेंज एनर्जी, यानी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग जो एक्सचेंज एनर्जी है वो भी आपकी बदल रही है। यानी 3 फैक्टर यहाँ पर ऐसे हैं वेरिएबल फैक्टर्स जो कि आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को डिसाइड करने वाले हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड देखने को मिलना है। तो इसलिए एक रेगुलर ट्रेंड आपको नहीं मिलता क्योंकि 3 वेरिएशन साथ में चल रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इन तीनों की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करूं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें बच्चों हम IE1 की, तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 फैक्टर पे मेनली डिपेंड कर रही होती है। एक फैक्टर तो है साइज और दूसरा फैक्टर है बच्चों स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। तो जब आप आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ ये 2 फैक्टर यूज़ करिए, एक स्टेबिलिटी, दूसरा फिर वहाँ हो जाता है साइज़। स्टेबिलिटी का मतलब हाफ फील्ड फुल फील्ड से है और ये स्टेबिलिटी फैक्टर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट में यूज़ करना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो जाता है लगातार एलिमेंट, यानी 2 लगातार एलिमेंट अगर हैं तो उनमें से जो भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने से लेफ़्ट राइट वाले एक एलिमेंट से ज़्यादा मिलती है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन तीनों एलिमेंट के आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। 4s1 3d5, मैग्नीज इज़ 4s2 3d5 एंड आयरन इज़ 4s2 3d6। बच्चों जब इन तीनों एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन रिमूवल की बात होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4s से पहले निकलेंगे, यानी कि 4s से रिमूवल होगा। अब 4s के अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं बच्चों तो ये तो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीज का और आयरन का। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसका अगर कंपैरिजन करें हम तो ये कंपैरिजन में मैग्नीज का आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम से क्या होगा बच्चों, ज़्यादा, क्योंकि फुलफिल्ड आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 जबकि क्रोमियम में 4s1 है। इसलिए तो मैग्नीज क्रोमियम में क्रोमियम कम रहेगा और मैग्नीज रहेगा ज़्यादा। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं आप तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, सेकेंड वाली बात है ये। तो इसलिए मैग्नीज और आयरन में आयरन की जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या होगी बच्चों, ज़्यादा रहेगी। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, इसको दूसरी डायरेक्शन में और सोच सकते हैं आप कि क्रोमियम से पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हटेगा क्रोमियम हाफ फील्ड 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। मतलब क्रोमियम को जल्दी होगी कि वो फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे। तो इसलिए आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1 का जो ट्रेंड है बेसिकली उसमें आयरन ग्रेटर देन मैग्नीज, मैग्नीज ग्रेटर देन क्रोमियम। तो ये आपका IE1 का ट्रेंड है। यहाँ पर IE2 के लिए बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो IE2 के लिए क्या होगा, तो देखिए ये क्रोमियम Cr+ बन चुका है, ये Mn+1 बन चुका है और ये आयरन+1 बन चुका है। एक इलेक्ट्रॉन तीनों में से आप हटा चुके हैं 4s से। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो है 3d5। मैग्नीज की बात करें बच्चों तो इसमें Mn+5 में बन चुका है ये 4s1 3d5, 4s1 3d5। और आयरन की बात करें बच्चों तो ये भी 4s1 है और 3d6। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर।
अब आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है। सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल देखिए, यहाँ आप कर रहे होंगे कहाँ से, थर्ड शेल से, लेकिन इन दो में इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से हटा रहे हैं, फोर्थ शेल से। दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड काम नहीं कर रहा है, ध्यान रख रहे हैं, शेल काम कर रहा है। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तब काम करते हैं जब शेल सेम दे रखी हो। अगर शेल चेंज हो रहा है तो उस केस में साइज फैक्टर डोमिनेंट रहता है, ध्यान रखेंगे ये चीज़। यहाँ पर थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है या फोर्थ शेल से, तो इसलिए क्रोमियम की जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी है वो बाकी दो से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ध्यान रखना इस बात को। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई IE2 का जो ट्रेंड है सबसे ज़्यादा कौन, क्रोमियम सबसे ज़्यादा। ये इसलिए नहीं है यहाँ पर कि D5 कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं, अगर ये D4 होता, अगर ये D3 होता तब भी यही होता, क्योंकि आप थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं। अब बात करते हैं मैंगनीज और आयरन की। तो बच्चों वापस से वही चीज़ हम दोबारा यूज़ करते हैं कि भाई आयरन और मैंगनीज में किसको जल्दी है अपना एक इलेक्ट्रॉन हटाने की, तो बच्चों मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हटाते ही हाफ फिल D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, तो मैंगनीज आसानी से अपना वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना चाहेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं भाई कि मैंगनीज का जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी है वो सबसे कम है। और सेकंड नंबर पर कौन, आयरन, क्योंकि आयरन को ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन हटा के उसको और कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो। तो इसलिए ध्यान रखें ये चीज़ कि आयरन जो है वो मैंगनीज से क्या होगा बच्चों, ज़्यादा रहेगा सेकंड आयनेशन एनर्जी में। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड IE की जब बात कर रहे हैं आप, थर्ड IE के लिए क्या करना है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन और हटाइए इसमें, तो अब Cr2+ ये बन चुका है D4, मैंगनीज 2+ ये बन चुका है आपका D5, और आयरन +2 तो इसमें आपका ये बन चुका है 3D6। ये D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका। अब बच्चों यहाँ पर देखिए सेल सेम हो गया, थर्ड शेल, यानी इस बार अब स्टेबिलिटी फैक्टर काम करेगा, शेल फैक्टर काम नहीं करेगा। और मैंने आपसे कहा था कि अगर हाफ फिल्ड है तो उसका आयनेशन एनर्जी अपने से लेफ़्ट राइट एक से ज़्यादा होगा, यानी ये मैंगनीज जो है वो आयरन से भी ज़्यादा और क्रोमियम से भी ज़्यादा। तो थर्ड IE यानी IE3 सबसे ज़्यादा किसका होगा बच्चों, वो होगा मैंगनीज के लिए। अब आयरन में और क्रोमियम में अगर आप देखें तो देखिए आयरन के केस में एक इलेक्ट्रॉन हटाना अब आसान है, क्यों, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे वो एक हाफ फिल D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। तो इसलिए आप जब आयरन और क्रोमियम का कंपैरिजन करेंगे तो आयरन का आयनेशन एनर्जी आपको कम मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होगा, इसलिए यहाँ आ जाएगा क्रोमियम और यहाँ रहेगा आयरन। तो ये बच्चों ट्रेंड है। ये एग्जाम्पल का जो IE1 IE2 IE3 कंपैरिजन है बच्चों कई बार नीट में आ चुका है, तो थोड़ा सा इसको क्लियरली आपको सीखने की ज़रूरत है। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो पेपर में आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि 3 अलग अलग ट्रेंड हैं। आप अगर ट्रेंड को रट के गए हैं तो दिक्कत आनी है, लेकिन आप अगर इनको समझ के गए हैं तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, सिमिलरली आप कॉपर जिंक में कर सकते हैं यही चीज़, सेम चीज़, 4s1 3d10, 4s2 3d10। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कॉपर और जिंक में, तो जिंक जो है स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई जो IE1 है वो जिंक का ज़्यादा होगा कॉपर से। लेकिन जब IE2 की बात होगी, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, कॉपर आ गया 3d10 और जिंक रह गया 4s1, यानी जिंक से सेकंड इलेक्ट्रॉन हटेगा 4s से, लेकिन कॉपर से हटेगा थर्ड शेल से, तो इसलिए कॉपर का IE2 क्या होगा, ज़्यादा, सेम जैसे हमने ये सॉल्व किया है। तो IE2 कॉपर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिंक। IE3 की बात करें बच्चों, तो अब यहाँ पे जैसे ही आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा लिए, कॉपर बन गया D9 और जिंक क्या हो गया D10, यानी वापस से अब IE3 किसका ज़्यादा होगा, जिंक का ज़्यादा होगा। ये तो ये कुछ मैंने IE1 IE2 की ट्रेंड जो है वो कंपेयर की है, इनको अच्छे से समझना है बच्चों, अच्छे से दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस करनी है। लिख के अगर आप इनको एक बार देख लेंगे तो ये ट्रेंड याद भी हो जाते हैं। आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है वो देखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खास बात क्या है कि इनमें जो 4s और इनके 3d सबशेल्स हैं, इनके एनर्जी गैप जो है वो कम है। तो इनकी एनर्जी गैप अगर कम है तो आसानी से आप 4s इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर सकते हैं बॉन्डिंग में,
और 3D इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर सकते हैं। तो 3D के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के चलते इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। इवन जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपकी और भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैंगनीज़। तो आप यहाँ पे इस चार्ट में देख सकते हैं, इस टेबल में देख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम एकमात्र ऐसा 3D सीरीज एलिमेंट है जो कि सीधा +3 ही दिखाता है, इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता +3 के अलावा। क्यों दिखाता है, क्यों ऐसा करता है ये, इसका कारण क्या है? तो बच्चों अगर आप डी ब्लॉक में साइज़ कंपैरिजन करें तो स्कैंडियम का साइज़ सबसे बड़ा होता है, फिर साइज़ डिक्रीज़ करती है, और उसके बाद मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, इनका साइज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाता है, और फिर यहाँ से कॉपर का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है, और फिर जिंक का साइज़ बढ़ जाता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अप टू आयरन साइज जो है वो आपका डिक्रीज़ करता है, इसके बाद लगभग कांस्टेंट हो जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं ये आयरन, ये कोबाल्ट और ये निकेल, फिर कॉपर और फिर जिंक, यानी वापस से फिर साइज़ बढ़ता है। तो ये इफ़ेक्ट आपके देखने को मिलते हैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में कि स्कैंडियम से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल सबसे आसान है क्योंकि साइज इसका लार्जेस्ट है। तो 3D सीरीज में सबसे लार्जेस्ट साइज़ किसकी है बच्चों? स्कैंडियम की है, स्कैंडियम की। अब स्कैंडियम की साइज़ अगर लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से हटेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्कैंडियम में एक और ख़ास बात क्या है कि जैसे ही आपने 3 इलेक्ट्रॉन हटाए, स्कैंडियम +3 चला जाता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए सीधा स्कैंडियम +3 में जाना प्रेफर करता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो बाकी भी कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बाकी में क्या होगा कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे वैसे वैसे साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल एक तो मुश्किल हो गया है। दूसरी खास बात, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करती जा रही है। इसके अलावा डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इस बार आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जैसे टाइटेनियम है कि टाइटेनियम सीधा +4 दिखा देगा, नहीं। उससे पहले आपको 4s के इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे और फिर डी के इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 हटेंगे। तो बाकी एलिमेंट में क्या हो रहा है, 4s के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके हट रहे हैं पहले, उसके बाद आपको अगली ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही हैं। वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम में 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वेनेडियम में बाहर निकले। क्रोमियम के केस में अगर बात करें तो क्रोमियम में 4s का 1 इलेक्ट्रॉन हटा, उसके साथ साथ 3D से 1 इलेक्ट्रॉन और हटा है। तो कॉमन बात क्या है यहाँ पर कि स्कैंडियम छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं 3D सीरीज में, उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? वो है +2। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3D सीरीज में, तो वो क्या है? +2 है। डी ब्लॉक में 3D सीरीज में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि केवल नॉन ज़ीरो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है? नॉन ज़ीरो। तो बच्चों इसमें आते हैं 2 एलिमेंट, नॉन जीरो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 एलिमेंट दिखाते हैं, वो है स्कैंडियम एंड जिंक। जिंक ज़ीरो के अलावा केवल +2 दिखाता है, ओनली +2, और स्कैंडियम ज़ीरो के अलावा सीधा +3 दिखाता है। तो ये 2 खास बातें दिमाग में रखनी है। इसके बाद क्या होगा, अब स्कैंडियम के जस्ट बाद में अगले जो भी एलिमेंट हैं उनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से स्टार्ट होता है, कॉपर छोड़कर, क्योंकि कॉपर के 4s इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेंगे D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो कॉपर +1 भी दिखाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई 3D सीरीज में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला एलिमेंट कौन है? तो वो एक ही है, केवल और केवल कॉपर। तो 3D सीरीज में मिनिमम +1 दिखाने वाला एक ही एलिमेंट कॉपर है, ध्यान रखें। तो कॉपर के लिए आपको दिमाग में रखना है कि कॉपर की शुरुआत +1 से होती है, बाकी जो भी हैं उनकी शुरुआत 2 से होगी, लेकिन स्कैंडियम सीधा +3 ही दिखाएगा, ओनली +3। तो थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे इस टेबल से। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, आपने S के इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर निकाले दोनों, फिर उसके बाद D का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला एक, फिर एक, ऐसे करके टाइटेनियम जो है टाइटेनियम +4 तक चला जाता है, वेनेडियम +5 तक, क्रोमियम +6 तक और मैंगनीज +7 तक। मैंगनीज के बाद क्या होगा बच्चों कि अब आयरन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना स्टार्ट होंगे। आयरन में कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है D6, कोबाल्ट में आ जाता है D7। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होती है अब फर्दर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाता है और भी मुश्किल।
तो इसलिए मैंगनीज़ के बाद वाले जो एलिमेंट हैं उनमें आपको ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को नहीं मिलती, या रेगुलर इंटरवल के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को नहीं मिलती। तो उसका कारण ये है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं वो डी में जा रहे हैं, और डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने पर पेयरिंग बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है तो फिर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हटाना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो आप देख सकते हैं मैंगनीज +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, 2 से लेके, क्रोमियम 2 से लेके 6 तक। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट दिखाता है, तो उसका आंसर है बच्चों मैंगनीज। मैंगनीज ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है 2 से लेके +7 तक। आयरन की बात करें बच्चों तो आयरन 2, 3, 4 और 6 दिखाता है, जिनमें से कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 और 3 हैं। 6 वाला कौन सा कंपाउंड है बच्चों, तो आयरन का एक कंपाउंड बनता है फेरेट, FeO4-2। हालांकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, लेकिन आयरन +6 में ये कंपाउंड बनाता तो है, बट अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो इसलिए हम नॉर्मली स्टेबिलिटी की अगर बात करें कि स्टेबल कंपाउंड्स में आयरन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो उसका आंसर होता है 3 स्टेबल। 4 दिखाएगा लेकिन अनस्टेबल है, 6 दिखाएगा लेकिन अनस्टेबल है। अगर पूछ लिया जाए कि आयरन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जो वो दिखाता है, तो वो 6 है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा सारा चीज़, ठीक। चलिए, कोबाल्ट की बात करें बच्चों +4 तक, निकल की बात करें 3 तक, कॉपर की बात करें 2 तक। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। इनमें से और कुछ खास बातें देखिए कि यहाँ पर जैसे जैसे आप अगर मान लीजिए क्रोमियम ग्रुप की बात करें, तो क्रोमियम ग्रुप में आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे नीचे जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी कि क्रोमियम +6 में मॉलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6 में टंगस्टन +6 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसी वजह से क्या होगा, +6 में जो कंपाउंड बनते हैं जैसे क्रोमेट CrO4-2, तो इस क्रोमेट की स्टेबिलिटी +6 की स्टेबिलिटी क्या है बच्चों, कम है। तो क्रोमियम +6 से कहाँ जाना चाहेगा, अपनी लोअर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ +3, तो +3 में जाना चाहेगा। तो क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो CrO4-2 जो है वो मॉलिब्डेट के कंपैरिजन में, टंगस्टनेट के कंपैरिजन में क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि क्रोमियम +6 से आसानी से 3 में चला जाएगा, जबकि बाकी जो टंगस्टन और इधर से हमने मॉलिब्डेनम ले रखे हैं ये +6 में क्या रहेंगे, स्टेबल। तो ये सेल्फ रिड्यूस होना नहीं चाहेंगे। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भाई क्रोमियम +6, मॉलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6 इनमें से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो बच्चों क्रोमेट इनमें से, क्रोमियम +6 इनमें से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये बात दिमाग में रखनी है जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलिए आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बच्चों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है डी ब्लॉक में। जब आप डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक की बात करते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए एक चीज़, और वो एक चीज़ क्या है बच्चों, तो वो एक चीज़ है K2Cr2O7 एंड KMnO4। यानी कि रिडॉक्स चैप्टर जो है वहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये मेन रिएजेंट हैं ही, ऑर्गेनिक में भी इनकी रिक्वायरमेंट है। दोनों ही कंपाउंड क्या हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। दूसरा, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पर इनको लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है टाइट्रेशंस में। तो इनका प्रिपरेशन थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रिपरेशन क्या है देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ K2Cr2O7 की। बच्चों जब आप किसी कंपाउंड के प्रिपरेशन पर जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है उसका मेन सोर्स। मेन सोर्स की जब बात की जाती है तो मेन सोर्स किसी भी कंपाउंड का वो लिया जाता है जो कि अर्थ क्रस्ट पर आसानी से अवेलेबल हो, अर्थ पर नहीं है, एनवायरनमेंट में आसानी से अवेलेबल हो। जैसे मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन बनाना है, तो ऑक्सीजन के सोर्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे भाई कि ऑक्सीजन सोर्स क्या है ऑक्सीजन के। अब नेचुरली ऑक्सीजन किस में मिल जाती है, या तो पानी में मिलती है या मिलती है एयर में। तो मैं क्या करूँगा, लार्ज स्केल पे जब प्रिपरेशन करनी होगी मुझे ऑक्सीजन की, तो मैं एयर को चूज़ करूँगा या फिर वाटर को चूज़ करूँगा। तो सिमिलरली अगर मुझे क्रोमियम का कोई कंपाउंड फॉर्म करना है K2Cr2O7, तो मैं पहले ये देखूंगा कि इस क्रोमियम का नेचुरल अकरिंग सोर्स क्या है, मुझे आसानी से कहाँ मिलेगा, कम कॉस्ट पर कहाँ मिलेगा। तो बच्चों क्रोमियम का एक और आप जानते हैं वो है क्रोमाइट ओर, FeO.Cr2O3, इसको बोलते हैं इसको क्रोमाइट ओर बोलते हैं बच्चों।
तो क्रोमाइट और है ये FeO.Cr2O3। इसको लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है बच्चों, FeCr2O4, ऐसे भी इसको लिखा हुआ दे सकता है वो, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो Cr2O3 के साथ में FeO प्रेजेंट है बच्चों इसमें, और क्रोमियम मुझे कहाँ लेके जाना है बच्चों, +6 में, यानी कि मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम के केस में बाय लक ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन से ये काम आसानी से हो जाएगा। इंडस्ट्रियली जब आप किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं तो वह कॉस्ट मैटर करती है, तो आप ये सोचते हैं कि भाई नेचुरली अकरिंग जो चीज़ें हैं वही अगर मिल जाएँ तो बेस्ट है, इसलिए ऑक्सीजन यूज़ की जाती है, इसीलिए क्योंकि आसानी से वो एयर की फॉर्म में मिल जाती है, आसानी से वो उसको ऑक्सीडाइज कर सकती है। तो आप दूसरा जो चीज़ ले रहे हैं यहाँ पे वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो कौन है यहाँ पे, खुद ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन के सोर्स आपके अलग अलग हो सकते हैं बच्चों। सॉलिड फॉर्म में अगर कहीं पर ऑक्सीजन के सोर्स की बात करें आप सॉलिड फॉर्म में, तो जनरली क्या होते हैं, ये KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट या बेरियम परऑक्साइड। ये तो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ये ऑक्सीजन सीधा लिख के दे, हो सकता है आपको इन तीन में से कोई कंपाउंड लिख के दे दे, KNO3, KClO3 या बेरियम परऑक्साइड, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन के सोर्स होते हैं। तीनों को जैसे ही आप हीट करेंगे तीनों से ऑक्सीजन मिलती है, तो आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन सॉलिड फॉर्म। तीनों से ही ऑक्सीजन गैस आपको मिलती है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ खास बात है। तो ये तीनों ऑक्सीजन के सोर्स हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन के बजाय आप इन तीन में से भी कोई रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, सीधा ध्यान रखें। साथ में मैंने लिया है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। अब इसे लेने का पर्पज़ क्या है बच्चों, तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट क्यों ले रहे हैं बेसिकली, क्योंकि आप जो यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं FeO.Cr2O3, इसमें इसका पार्ट क्या है, इसका नेचर है बेसिक, और ये क्या है बच्चों, एम्फोट्रिक। तो मेटलर्जी में आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, बेयर प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है हॉल प्रोसेस। बेयर प्रोसेस में भी सेपरेशन का तरीका क्या होता था कि Al2O3 में Fe2O3 जो कि बेस है उसकी इम्प्योरिटी हटाने के लिए आप NaOH यूज़ करते थे। हॉल साहब ने क्या किया कि Al2O3 से Fe2O3 यानी बेसिक इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हॉल साहब ने सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर लिया। यानी बेसिक कंसेप्ट ये है कि किसी बेस को अगर आप किसी एम्फोट्रिक सब्सटेंस से अलग करने जा रहे हैं तो उस केस में आपको एक ऐसा रिएजेंट यूज़ करना होता है जो कि खुद बेसिक हो, यानी कि या तो वो बेस ही हो नेचर में या वो बेसिक सॉल्ट हो। यानी आप यहाँ पे या तो NaOH यूज़ करते और या फिर सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते। तो हमने सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया है, उसका कारण यही है। आप KOH NaOH ऐसे बेस भी यूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ध्यान रखें। चलिए, तो हमारा सेकंड जो रिएजेंट है यहाँ पर वो हो गया सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि ये जो बेसिक सॉल्ट होगा वो क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, एम्फोट्रिक के साथ रिएक्शन इसकी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, उसका एक कारण है कि तीन मेटल ऐसे होते हैं, आयरन, क्रोमियम और एल्युमिनियम। इन तीन मेटल के +3 के जो आयंस होते हैं इनके करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन में बनते नहीं हैं, वो तुरंत हाइड्रोलाइज हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड में। ये प्रॉपर्टी हमको पहले से पता है, इसलिए ही हमने सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया है। तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, जो आपके पास में क्रोमियम है उसके कार्बोनेट को रोकेगा, बनने नहीं देगा, है ना, ध्यान रखें। ऑक्सीजन क्या करेगी बच्चों, तो ऑक्सीजन इनके ऑक्सीडेशन करेगी, ऑक्सीजन का काम यही तो है। तो बच्चों FeO इसका ऑक्सीडेशन अगर करेगी एयर तो Fe2O3 बना देगी, और Cr2O3 इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बनाएगी CrO3। ऑक्सीडेशन कर दिया एयर ने, ये बन गए +3 में और +6 में पहुंच गए। अब सोडियम कार्बोनेट का नंबर आता है रिएक्शन का, तो सोडियम कार्बोनेट को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ NaOH + H2CO3, इसका कॉम्बिनेशन ये। अब बच्चों ये तो एसिड है, और क्रोमियम +6 में एसिड होता है, ध्यान रखना। क्रोमियम +3 में क्या है, एम्फोट्रिक, लेकिन क्रोमियम +6 में क्या है बच्चों, एसिडिक, ध्यान रखें। तो अब CrO3 जो है H2CO3 से तो रिएक्शन करेगा नहीं, एसिड एसिड रिएक्शन तो हो नहीं सकती, हाँ लेकिन बेस से होगी। तो NaOH के साथ में जब आप CrO3 की रिएक्शन करेंगे तो NaOH + CrO3 क्या बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ से बन जाएगा सोडियम क्रोमेट प्लस वाटर, ये बन जाएगा। तो ये सोडियम क्रोमेट आपने जो बनाया है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का पहला स्टेप है, लेकिन काम तो आधा हुआ है। क्रोमेट बनाए, डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है। क्रोमेट जो होते हैं वो डाइक्रोमेट के साथ में इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हैं, इक्विलिब्रियम, और वो pH रेंज होती है एक, उस pH रेंज में ही ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं बच्चों।
तो ये ध्यान रखेंगे, अगर सॉल्यूशन आपने एसिडिक लिया है तो आपका क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, अगर आपने बेस लिया है तो क्रोमेट ही बना रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पहले क्रोमेट मिलता है, ये सोडियम क्रोमेट इसीलिए मिलता है क्योंकि बेसिक मीडियम आपने ले रखा है इसलिए। तो यहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। Fe2O3 रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि बेस है, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। CO2 के साथ भी रिएक्शन नहीं होगी आयरन की, क्योंकि इसका कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करेगा +3 में। आयरन का कार्बोनेट +2 में बन जाता है, 3 में एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान रखें, एक्वस सॉल्यूशन में तुरंत हाइड्रोलाइज होगा और Fe2O3 फिर से बना देगा, तो इसलिए दिमाग में रखें ये। अब सोडियम क्रोमेट को आपने एसिड डाला, एसिड क्यों डाला? क्योंकि क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज करना था इसलिए। तो एसिड डालते ही ये चेंज हो गया सोडियम डाइक्रोमेट में, जिसका खुद का कलर क्या है? ऑरेंज। लेकिन हमको तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए था, तो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए क्या करेंगे? आप इसकी रिएक्शन कर देंगे KCl के साथ में। तो KCl के साथ रिएक्शन करने पे आपको मिल जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये इसका प्रिपरेशन मेथड है बच्चों, ध्यान रखें, प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें एक, सोडियम डाइक्रोमेट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर एज कम्पेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टिबल इन एक्वस सोल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन pH ऑफ द सोल्यूशन। तो वही बात मैं आपसे कह रहा था, एसिडिक सोल्यूशन लिया है तो डाइक्रोमेट, और अगर आपने बेसिक सोल्यूशन लिया है तो उस केस में क्या बनेगा बच्चों? क्रोमेट, है ना, ध्यान रखें। तो यही यहाँ पे दे रखी है दोनों रिएक्शन। K2Cr2O7 इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। बच्चों एसिडिक मीडियम में ये रेडॉक्स रिएक्शन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्रोमियम +6 से जाता है कहाँ पर? +3 में। तो ये रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बच्चों, इट ऑक्सीडाइज आयरन +2 इंटू आयरन +3 ऑक्सीलेट इंटू CO2 I- इंटू आयोडीन। नॉर्मल रिएक्शंस हैं, आप जानते ही हैं। ये काम आपका KMnO4 भी करता है ना। अब बात करते हैं KMnO4 की। बच्चों KMnO4 के प्रिपरेशन की बात करें तो इसको भी हमें इसी डायरेक्शन में सोचना है। मेन सोर्स मैंगनीज का कोई और होगा, कौन सा और होगा? पायरोलोसाइट MnO2, यही तो मेन सोर्स है उसका। दूसरी खास बात अब कि मैंगनीज +4 में, लेकिन मुझे चाहिए 7 में, मतलब मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आती है आपके दिमाग में ऑक्सीजन आता है या एयर आती है? क्यों? नेचुरली एग्जिस्टिंग है, कॉस्ट कम लगेगी इसलिए। तो इसलिए यहाँ पे जब आप प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो आपने क्या लिया? ऑक्सीजन ली है यहाँ पे, इसीलिए। दूसरी खास बात कि आपको यहाँ पे बेस भी ऐड करना पड़ेगा, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस KOH। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ जब रिएक्शन होती है तो मैंगनीज +4 से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके चला जाता है +6 में और बनाता है मैंगनेट MnO4-2 +6 का कंपाउंड। ग्रीन कलर का कंपाउंड है। इसकी खास बात ये है कि ये केवल स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में ही स्टेबल होता है, कोई और मीडियम लेंगे तो वहाँ ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है MnO2 एंड MnO4- में। ध्यान रखें, यहाँ डाउट ये आ सकता है कि अगर ये किसी और मीडियम में खुद ही MnO4- में चेंज हो जाता है तो फिर हम वापस क्यों सेकंड स्टेप यूज़ करते हैं MnO4-2 को MnO4- में कन्वर्ट करने के लिए? तो बच्चों ध्यान रखें, MnO4-2 से जब MnO4- एंड MnO2 में जाता है तो इसमें परसेंटेज यील्ड जो मिलती है कम मिलती है, क्योंकि मैंगनीज़ यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, एक MnO4- और दूसरा MnO2। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को अवॉइड करते हैं MnO4- के प्रिपरेशन के लिए। हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि मैंगनीज को 6 से 7 में ले जाए, आप उसे यूज़ करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये प्रिपरेशन की बात हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप जैसे ही एसिड डालेंगे, कोई एसिड डालेंगे तो ये MnO4- MnO2 बना देगा, लेकिन ये प्रिपरेशन में ये चेंज हम यूज़ नहीं करते हैं। ध्यान रखें, परसेंटेज यील्ड कम होने की वजह से रिएक्शन ज़रूर होती है कि अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया है, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम लिया है, तो उस केस में ये MnO4- डिस्प्रपोर्शनेट होगा MnO2 एंड MnO4- में, लेकिन ये प्रिपरेशन का पार्ट नहीं होता है। ध्यान रखें, ये एक सेकंड अल्टरनेट रिएक्शन है ना, ध्यान रखेंगे। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों? तो MnO4- को MnO4- में चेंज करने के कई तरीके हैं। आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों ओजोन, आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों क्लोरीन, आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस, अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों, है ना, ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से भी ये मैंगनीज +6 से चला जाता है 7 में, है ना, ये एक प्रिपरेशन मेथड है इसका। चलिए,
फिर यहाँ कुछ रेडॉक्स रिएक्शंस दे रखी हैं। KMnO4 3 अलग अलग मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन देता है। एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चेंज होगा, स्लाइटली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में चेंज होता है, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम ले रखा है तो ये MnO4-2 में चेंज हो जाता है। तो ये 3 चेंज आपको ध्यान रखने हैं मीडियम डिपेंडेंट। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही आसान है यहाँ पे बच्चों। एक और चीज़ इसमें दिया हुआ है लैब मेथड। लैब मेथड में क्या कर रहे हैं आप, डायरेक्ट मैग्नीज+2 को सीधा लेके जा रहे हैं कहाँ, मैग्नीज+7 में, और इसके लिए आप ले रहे हैं एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट S2O8-2 परऑक्सो डाइसल्फेट आयन। तो ये क्या कर रहा है, सीधा मैग्नीज को +2 से 7 में बना रहा है, MnO4- का सीधा फॉर्मेशन कर देता है। एक और तरीका है, लेकिन ये कौन सा तरीका है, लैब मेथड, यानी स्मॉल स्केल पे आपको लैब में रिक्वायरमेंट हुई तो आप बना सकते हैं, बट ये लार्ज स्केल या कॉमर्शियल प्रिपरेशन नहीं है, ध्यान रखें। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या लार्ज स्केल प्रिपरेशन या कॉमर्शियल स्केल पर इसका प्रिपरेशन करने का तरीका वही है, MnO2 पायरोलोसाइड से स्टार्ट करके, ध्यान रखें। तो ये मैंने आपसे बात करी ली है ना। चलिए, KMnO4 ऑक्सीडाइज I- into I2 एंड IO3-। अब ये क्या है भाई, तो अगर आपने एसिडिक मीडियम ले रखा है तब तो I2 मिलेगी, लेकिन अगर आपने ले रखा है अल्कलाइन मीडियम तो उस केस में IO3- का फॉर्मेशन होता है। I- का K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन ऐसा नहीं है, वहाँ एसिडिक मीडियम में I- सीधा I2 में ही जाता है, कोई और नहीं मिलता। लेकिन KMnO4 में I- की रिएक्शन अगर अल्कलाइन मीडियम में हुई है तो IO3- मिलेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, तो इसको मार्क कर लेना है ना, याद नहीं है तो नहीं होगा क्वेश्चन, वहाँ पर आप I2 टिक कर रहे होंगे अल्कलाइन मीडियम में। परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl आर अनसेटिस्फैक्ट्री। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप सॉल्यूशन को एसिडिफाई करने के लिए अगर HCl मिला रहे हैं तो ये क्या करेगा, HCl को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन में चेंज कर देगा। तो अगर आप एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन करना चाहते हैं K2Cr2O7 या KMnO4 की, तो आप यूज़ करते हैं बच्चों H2SO4 ऐड करके आप सॉल्यूशन को एसिडिफाई करते हैं, ध्यान रखेंगे, ये चीज़ खास बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आते हैं अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पर, तो जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इन टॉपिक्स पर बेस्ड, उन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है डी ब्लॉक में। तो क्या क्या नीट PYQs में आया है, थोड़ा उस पर देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ gadolinium belongs to 4F series. Its atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium? बच्चों, gadolinium की अगर बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है xenon 6s2 5d1 4f7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7। बच्चों, SO2 जो है उसमें सल्फ़र +4 में है, और K2Cr2O7 इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, सल्फेट में। खुद क्रोमियम जो है वो +6 से चला जाएगा बच्चों Cr+3 में, यानी कि क्रोमियम जो है +3 में अगर रहेगा तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन के साथ मिलकर क्या बना देगा, Cr2SO4 होल थ्राइस, तो क्रोमियम का सल्फेट बन जाएगा +3 में। तो इसमें जो बात लिख रही है यहाँ पर, करेक्ट के लिए पूछा है आपसे, SO2 इज़ रिड्यूस्ड, नहीं, SO2 ऑक्सीडाइज हो रही है +4 से 6 में। सेकेंड इज़ द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन Cr2SO4 होल थ्राइस। यस, आप ये बात कह सकते हैं, क्रोमियम +3 जो है वो ग्रीन कलर कंपाउंड बनाता है, और उसमें क्रोमियम का जो सल्फेट है +3 का वो बनता है, बिल्कुल बनता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो लिख रहा है ब्लू गलत है, सॉल्यूशन इज़ डीकलराइज्ड, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ तो कलर मिल रहा है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन, क्रोमियम +3 का सल्फेट बन जाएगा यहाँ पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। बच्चों, KMnO4 को कौन यहाँ पे डीकलराइज कर सकता है, तो वो करेगा जो कि इसके साथ रिडॉक्स रिएक्शन करता है। अब रिडॉक्स रिएक्शन कौन कौन कर सकते हैं इसके साथ में, वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए, ये CO2 की बात करें तो ये नहीं कर सकता क्योंकि क्रोमियम कार्बन +4 में है, ऑलरेडी इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, इसलिए। P2O5 फॉस्फोरस +5 में बच्चों, ये भी नहीं कर सकता।
NO2 गैस, NO2 गैस अपने आप में खुद बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके साथ भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो पाती, लेकिन SO2 ये काम कर देती है क्योंकि ये रिड्यूसिंग गैस की तरह काम करती है बेसिकली, इसलिए ये ऐसा करने में सक्षम है। तो SO2 जो है, SO2 जो गैस है वो KMnO4 को डीकलराइज कर देगी रिडॉक्स रिएक्शन देकर, यानी वो KMnO4 को ड्यूस करके Mn+2 में कन्वर्ट कर देगी, जो कि स्लाइट पिंक या आप कह सकते हैं कलरलेस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रीज़न फॉर ग्रेट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनोइड्स इज एट्रीब्यूटेड इन एक्टिनोइड्स इज एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो लैंथेनोइड के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका कारण ये है कि उनमें जो 7s 5d एंड 7s 6d एंड 5f इनके जो एनर्जी गैप होते हैं बच्चों वो रहते हैं कम। 7s 6d एंड 5f इनके एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से पार्टिसिपेट करने लगते हैं बॉन्डिंग में। इस वजह से आपको ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं जब आप एक्टिनोइड की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्टिनोइड्स कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। 5f 6d 7s लेवल्स हैविंग कंपेरेबल एनर्जी, कंपेरेबल एनर्जी का मतलब उनका बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, मैच द मेटल आयंस गिवन इन कॉलम 1 विद द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयंस गिवन इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलम 1 में कोबाल्ट +3, तो बच्चों इसका D7 कॉन्फ़िगरेशन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 3। Cr+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 3। आयरन +3 D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 और निकल +2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, D8 कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए। तो यहाँ पे इनके करस्पॉन्डिंग अगर मैं म्यू वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ सॉरी ये D7 नहीं आएगा बच्चों, ये आएगा D6 और n की वैल्यू यहाँ D6 में कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना, 4। तो बच्चों खास बात क्या है कि जो म्यू है, म्यू का फॉर्मूला होता है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये फार्मूला है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो इसका मतलब ये आ जाएगा √26 √24 4 × 6 यानी 24। तो पहला जो कोबाल्ट +3 है ये √24 वैल्यू रखता है। क्रोमियम की बात करें 3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू हो जाएगा √15। आयरन की बात करें तो √35 और निकल की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा √8। तो इनको हमें मैच करना है। तो ए के लिए जो करेक्ट मैच रहेगा बच्चों इनमें, तो ए के लिए वैल्यू √24 है, दैट इज़ 4, तो ए के लिए करेक्ट मैच है 4। बी के लिए √15, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 5, तो बच्चों ये हो जाएगा 5। यहाँ पे आयरन +3 के लिए √35, तो दैट इज़ 2, तो ये हो जाएगा 2 और निकल +2 के लिए √8 है, तो √8 यानी 1। तो करेक्ट मैच होगा बच्चों 4 5 2 1, 4 5 2 1, इट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट्स डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। मतलब पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए प्लस डी ट्रांजिशन भी करना चाहिए। तो डी ट्रांजिशन की कंडीशन क्या है, D1 से लेके D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो डी ट्रांजिशन आपको देखने को मिल सकता है। पहले हम बात करें तो मैग्नीज +7 है यानी D0, क्रोमियम +6 है यानी कि यहाँ भी D0, क्रोमियम +6 है यानी यहाँ भी D0, यानी इन तीन में तो डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। तो बचा क्या, चौथा ऑप्शन ये, क्योंकि मैग्नीज +6 में बच्चों यहाँ D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण डी ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल है, ये पैरामैग्नेटिक भी है और इसकी वजह से इसमें डी ट्रांजिशन हो भी जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। बच्चों ये टेट्राहेड्रल होते हैं क्योंकि इनमें पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और इस पाई बॉन्डिंग में भी अगर मैंगनीज की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन आप ले सकते हैं sp3। तो इसके डी ऑर्बिटल जो होते हैं बच्चों वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंगनीज और क्रोमियम दोनों के डी ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद द डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। तो बात सही है बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि MnO4- और MnO4-2 दोनों जो कंपाउंड हैं वो टेट्राहेड्रल हैं, sp3 हाइब्रिडेशन रखते हैं और इनमें मैंगनीज के जो डी ऑर्बिटल हैं वही ऑक्सीजन के साथ में पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 इज़ मोर देन कॉपर प्लस 1 सॉल्ट्स इन एक्वा सॉल्यूशन ड्यू टू। बच्चों एक्वा सॉल्यूशन में अगर बात करें तो कॉपर प्लस 2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो कॉपर प्लस 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉपर प्लस 2 का जो साइज़ है वो कॉपर प्लस 1 से क्या है, छोटा, और साइज़ अगर छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर प्लस 2 इज़ मोर स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन एज़ कम्पेयर टू कॉपर प्लस 1। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, यानी सेकंड ऑप्शन। तो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं एकदम आसान टाइप के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इनॉट वैल्यू फॉर द Mn+3 to Mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Cr+3 to Cr+2 और Fe+3 to Fe+2 ड्यू टू चेंज ऑफ। बच्चों जब मैग्नीज +3 से 2 में जा रहा है, इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3D4 से किस में चेंज हो रहा होगा, 3D5 में, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि अगर मैग्नीज +3 से 2 में जा रहा है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, यानी कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट है वो क्या है, तो डेल्टा जी नॉट इज़ -NFE0 और इसको होना चाहिए नेगेटिव। तो अगर ये चेंज ज़्यादा फेवरेबल है कि मैग्नीज +3 मैग्नीज +2 में चेंज हो जाए, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वहाँ पर, तो अगर ये फेवरेबल है तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो E0 वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ इस वजह से आपको E0 वैल्यू क्या मिलती है, ज़्यादा पॉजिटिव मिलती है मैग्नीज +3 से 2 के लिए। तो यहीं से ये चीज़ डिसाइड की जाती है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज हो रहा है बच्चों, तो D4 से D5 इट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।